So, field inside the solid sphere. We have to find gravitational field ना. तो इसमें सपोज दैट कि इस सॉलिड स्फेयर के मास की डेंसिटी रो है और ऑब्वियसली यहां पे वॉल्यूम डेंसिटी होगी. इन सब के बारे में बता चुका हूं. यहाँ पे एरियल डेंसिटी या लीनियर डेंसिटी तो हो नहीं सकती. ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम डेंसिटी होगी. तो रो इसकी डेंसिटी है. ठीक है. तो ऐसे अगर पार्ट्स को कंसीडर करना है ना तो डेंसिटी बहुत बेनिफिशियल होती है क्योंकि डेंसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट की होती है. मास पूरे ऑब्जेक्ट का होता है ना. डेंसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होती है. तो जब भी तुम्हें कभी कोई कहीं भी इवन कुछ भी स्टडी करो, जब भी किसी पूरी चीज को डिस्कस नहीं करना होता है. जैसे सपोज करो एक रिवर फ्लो कर रही है. अब तुमसे पूछा जाए कि रिवर का मास कितना होगा तो वो तो तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि रिवर पता नहीं कहां से कहां तक होगी, है ना. फ्रॉम हिल्स टू सम सी है. पहाड़ से निकलेगी फिर किसी समुद्र में जाके सी में जाके. तो यू कांट कैलकुलेट द मास ऑफ रिवर. तो वहां पर मास के टर्म में बात करना सही नहीं होगा. वहां पर किसके टर्म में बात करेंगे? डेंसिटी. तो डेंसिटी पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है, मास पूरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है. इस चीज को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में. तो फिलहाल यहां पर डेंसिटी लेते हैं और वॉल्यूम डेंसिटी इसकी है, स्फीयर की वॉल्यूम डेंसिटी है. ठीक है. तो अगर कोई पार्टिकल इनसाइड द सॉलिड स्फीयर है और इस छोटे से पार्टिकल का मास है स्मॉल m. इस छोटे से पार्टिकल का, इस छोटू पार्टिकल का मास कितना है? स्मॉल m. ठीक है. हमें क्या निकालना है? हमें यह निकालना है कि इस पॉइंट पर, अंदर के पॉइंट पर, इंटरनल पॉइंट पे, सपोज करो ये पॉइंट सेंटर से r डिस्टेंस पे होता है. और अभी तक हमें ये तो अच्छी तरह समझ में आ गया है कि डिस्टेंस तो हम सेंटर से ही लेते हैं. ठीक है. तो सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पार्टिकल हमने रखा है जिसका मास स्मॉल m है. ठीक है. हमें क्या निकालना है? यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है. तो उसके लिए क्या करेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल के मास से डिवाइड कर देंगे. समझ आई बात? तो इसको निकालने के लिए शेल थ्योरम से पहले निकालने वाले. शेल थ्योरम से. तो शेल थ्योरम क्या कहती है कि अगर तुम पार्टिकल को अंदर ले गए हो तो इसके बाहर वाला जो मास है, हाँ, इसके बाहर वाला मास, बाहर वाले का मतलब है स्मॉल आर. स्मॉल आर पे ले गए ना. सपोज करो कि पूरे स्फेयर का जो रेडियस है वो कैपिटल आर के बराबर है. ठीक है. तो शेल थ्योरम कहती है कि फ्रॉम स्मॉल आर को अगर तुम वेरिएबल की तरह ट्रीट करो, मतलब स्मॉल आर को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं ना, वेरिएबल की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे हमने कांस्टेंट मतलब फीलिंग में कांस्टेंट ले लिया है. फिजिक्स में कभी कभी चलता है ना, फिजिक्स में थोड़ा सा इधर उधर घुमाना पड़ता है ना, इधर उधर हो जाते हैं. तो है तो ये स्मॉल आर को वेरिएबल है और इसको फिलहाल अभी हमने कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया है. ठीक है. हमें जब मर्जी होगी इसको वेरिएबल की तरह ट्रीट कर लेंगे, समझ जाओगे. एक्चुअली में जब मुझे ये पॉइंट इधर उधर करना होगा तब मैं इसको वेरिएबल की तरह ट्रीट करूंगा. ठीक है. अगर मुझे इसको इधर उधर नहीं करना, यहीं पे रखना है, तो मैं स्मॉल आर को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूंगा. तो जस्ट अंडरस्टैंड द फीलिंग. फिजिक्स इज अबाउट द फीलिंग, है ना. तो फिलहाल ये कांस्टेंट है. तो शेल थ्योरम ही कहती है कि स्मॉल आर से लेकर इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं थोड़ा सा मोटे पेन से लिखूंगा, है ना. कॉपी पे भी ऐसे ही किया करो. स्मॉल आर से लेकर कैपिटल आर तक जो मास है, स्मॉल आर से लेकर कैपिटल आर तक जो भी मास है वो इस पार्टिकल को अट्रैक्ट नहीं करेगा, है ना. तो मास फ्रॉम स्मॉल आर टू कैपिटल आर, स्मॉल आर टू, फ्रॉम लिख दिया, स्मॉल आर टू कैपिटल आर, डू नॉट अट्रैक्ट स्मॉल एम. ठीक है. डू नॉट attract small m. okay, do not attract small m. ठीक है. तो ये किस पॉइंट से? अकॉर्डिंग टू शेल थ्योरम. कौन कहता है ऐसा? शेल थ्योरम कहती है. तो शेल थ्योरम, हाँ, शेल थ्योरम मैं पढ़ा ही चुका हूं.
अब ये मत पूछना कि शेल थ्योरम क्या होती है, ठीक है, तो मेरा जवाब थ्योरम, ठीक है। शेल थ्योरम, तो जाओ शेल थ्योरम देखो, पीछे होगा, ठीक है। तो डू नॉट अट्रैक्ट स्मॉल आर से लेकर कैपिटल आर तक का जो मास है, ठीक है, वो डू नॉट अट्रैक्ट स्मॉल एम होगा अकॉर्डिंग टू शेल थ्योरम। तो ऑब्वियसली कौन सा मास अट्रैक्ट करेगा, ये जो अंदर वाला मास है वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो सपोज करो इस अंदर वाले मास की, अभी मास तो हमने कहीं पे रिप्रेजेंट नहीं किया है, तो सपोज करो ये अंदर वाला मास है, अंदर वाला, इस पे लिखने में कौन सा कलर सही रहेगा, कैपिटल ये वाला, है ना। तो स्मॉल एम नहीं, कैपिटल एम इज, कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ इनर स्फीयर, ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज है मास ऑफ इनर स्फीयर, मास ऑफ इनर स्फीयर, ये तो मेरी राइटिंग मुझे ही समझ में नहीं आती, इनर स्फीयर, ठीक है, हाँ, इसलिए भी मैं नहीं लिखता था, अब तुम समझ गए होगे कि मैं नोट्स क्यों नहीं लिख पाता तो मास ऑफ इनर स्फीयर, तो मास ऑफ इनर स्फीयर क्या हो जाएगा, कैपिटल एम के बराबर हो जाएगा, ओके। तो सिर्फ ये इनर स्फीयर इस स्मॉल एम को अट्रैक्ट करेगा, आउटर नहीं करेगा, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो हमें अगर फील्ड निकालना है तो फोर्स निकाल ले, उसको स्मॉल एम से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली ये इंटरनल पॉइंट होगा, और अब तक तुम इंटरनल पॉइंट क्या होता है और एक्सटर्नल पॉइंट क्या होता है ये भी समझ गए होगे, तो ये इंटरनल पॉइंट है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, फील्ड एट इंटरनल पॉइंट, है ना, फील्ड एट इंटरनल पॉइंट। फील्ड एट इंटरनल पॉइंट क्या होगा, फील्ड का वही फॉर्मूला होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एम, तो 1/m लिख दो, और फोर्स की वैल्यू क्या होती है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और फोर्स के लिए तो वही लगाएंगे, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक, यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर के बराबर, है ना। ये सारा मास इसके सेंटर पे कंसंट्रेट कर लोगे, है ना, ये पूरा मास इसके सेंटर है, दो पार्टिकल ही हो गए, तो ये वाला इसको पार्टिकल की तरह ट्रीट करोगे। तो ये थोड़ा सा रफ है, मतलब कंसेप्चुअली इतना अच्छा नहीं है, मगर न्यूमेरिकल के लिए शेल थ्योरम बेस्ट है, ठीक है। आगे गॉसेस लॉ से बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन होता है, वो अलग बात है। तो चलो, तो ये स्मॉल एम चला गया, ठीक है। तो इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचा, नहीं ग्रेविटेशनल फील्ड, मैं इधर उधर हो जाता हूँ, हाँ ध्यान रखना, तुम बार बार कहोगे अरे ये तो ग्रेविटेशनल फील्ड है, क्लास में बार बार कहते नहीं, तो वो इधर उधर चलेगा। तो इंटरनल पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीएम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, मगर ये एम अभी निकालना है हमें आंसर डेंसिटी के टर्म में निकालना। अक्सर जो मास दिया होता है वो पूरे स्फीयर का दिया होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कैपिटल एम इनर वाले का मास दिया है मैंने, है ना, तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि कभी कभी बुक्स में देखोगे कि वो पूरे का मास कैपिटल एम देंगे, तो वो ध्यान रखना मैंने कुछ अलग लिया, मैं हमेशा कुछ अलग लेता हूँ, तो ये मास ऑफ इनर स्फीयर है ना, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सही चीज हो तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने पूरे का मास कैपिटल एम, तो वो पूरे का मास कैपिटल एम लेते हैं और अंदर वाले का एम डैश लेते हैं, तो फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, वो तुम कर लेना। अब इसको मैं डेंसिटी के टर्म में लिखूंगा, मैं नहीं कर रहा क्योंकि मुझे डेंसिटी के टर्म में करना है, इसका फॉर्मूला डेंसिटी के टर्म में बेटर रहता है ना। तो जब भी इंसुलेटिंग स्फीयर के अंदर हो या सॉलिड स्फीयर के अंदर हो, डेंसिटी के टर्म में बात करना बहुत अच्छा रहता है, तो वी विल टॉक इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, और ऑब्वियसली डेंसिटी को मास के टर्म में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो अब काम शुरू करते हैं, तो यहां पर जी अपॉन आर स्क्वायर, तो वैसे का वैसे ही लिख ले, एम की वैल्यू लिखनी है ना, पहले मैं ये इज इक्वल टू का साइन ना लगाऊं, पहले मैं एम की वैल्यू निकाल लूं, हाँ एम की वैल्यू निकाल लूं, ठीक है। एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे तुम्हें पता होना चाहिए, मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, कुछ भी नहीं, मास इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मास मगर किसका है, अंदर वाले का मास है, तो अंदर वाले का ही वॉल्यूम लोगे, पूरे का वॉल्यूम मत लेना, ठीक है। तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी, याद रखो, याद है डेंसिटी जब कांस्टेंट होगी तभी ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहां पे डेंसिटी कांस्टेंट है, डेंसिटी वेरिएबल नहीं है, और नीट में डेंसिटी कांस्टेंट ही होगी, जेई वगैरह में वेरिएबल डेंसिटी के सवाल आ सकते हैं, तो वो भी हम करेंगे। यहां पर डेंसिटी कांस्टेंट है, अगर मैं डेंसिटी के बारे में कुछ ना कहूं तो डेंसिटी कांस्टेंट समझना, ठीक है।
क्योंकि डेंसिटी वेरिएबल लेते ही बहुत मुश्किल सवाल हो जाता है, फिर इंटीग्रेट वगैरह करना पड़ता है। बढ़िया सवाल हो गया, तो इसीलिए मैं तुम्हें इंटीग्रेशन के लिए इतना फोर्स कर रहा हूँ कि इंटीग्रेशन करो, खूब हाई लेवल का करो, ताकि इसमें तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज ना हो। चलो, नाउ मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब मत कर देना, स्मॉल आर क्यूब। अंदर वाले का लेना है वॉल्यूम, अंदर वाले का। ठीक है, समझ में आया होगा। तो इट विल बी 4 पाई वाई को कुछ भी कर लो, जैसा मर्जी लिख लो, 4 पाई/3, 4/3 पाई, 4/3 पाई, जिसको जहां रखना है उसको रख दो, 4/3 पाई रो आर क्यूब। दिखने में अच्छा लगना चाहिए बस, रो आर क्यूब, रो आर क्यूब। ठीक है, सही है। तो ये मास अंदर वाले का आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले फॉर्मूले में मास की वैल्यू पुट करनी, यहां पे मास की वैल्यू पुट करनी, कुछ नहीं है ना। इसकी जगह मास की वैल्यू पुट कर दे, तो पुट कर दो, पुट कर दो। चलो, तो ई इंटरनल क्या आ जाएगा, ई इंटरनल है ना, दिस विल बी g/r², तो पहले से g/r² तो पहले से है, और मास की वैल्यू कितनी है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई रो आर क्यूब, पाई रो, पाई देखो ये रो आर याद करना अच्छा रहता है ना, पाई रो आर, रो आर ऐसा लगता है रो आर साथ में है, पाई रो आर क्यूब। ओके, तो यहां से क्या होगा, ये आर स्क्वायर है और ये इस पूरे को कैंसिल कर देगा, यहां पे एक आर बचा रहेगा। तो फाइनली इंटरनल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा, ये ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्सप्रेशन है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्सप्रेशन है इंटरनल पॉइंट पे, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी है, तो इसको कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। अब हम स्मॉल आर को वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, एंड दैट इज इक्वल टू, एक आर तो चला गया, 4 पाई रो जी, 4/3 पाई आर रो जी। ये बड़ा ऐसा रो जी जैसा फॉर्मूला था, रो जी, 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर रो जी, रो जी कहां से है, जी हाँ ऐसे लिखते हैं ना, रो जी, 4/3 पाई आर रो जी, है ना। तो ये, तो दिस इज द एक्सप्रेशन एट द इंटरनल पॉइंट, दिस इज द एक्सप्रेशन एट द इंटरनल पॉइंट ना। इसका नहीं करूंगा, ये सेंटर पे आता है, सेंटर पे। ओके, तो इसको फॉर्मूले की तरह याद कर लो, क्योंकि यहां पे इसके टर्म में फॉर्मूला याद करना आसान रहता है। ठीक है, नाउ ये, अब यहां पर इसका मास, मैंने अंदर वाले का मास कैपिटल एम लिया है, समझ आई बात। चलो तुम्हें कंफ्यूज ना करूं, इसलिए अंदर वाले का जो मास है वो एम डैश कर लेता हूं, एम डैश कर लेता हूं। ठीक है, एम डैश कर लेता हूं, क्योंकि अक्सर टोटल मास एम दिया होता है ना। तो यहां पे बहुत ध्यान से समझना, यहां पे m टोटल मास है, यहां पर m टोटल मास है, ये m टोटल मास है, तो मैंने चेंज कर दिया। तो एक एक चीज ध्यान से, अब m टोटल मास है। ठीक है, तो मास के टर्म में भी फॉर्मूला लिख सकते हो तुम, इफ यू वांट, मास के टर्म में भी फॉर्मूला लिख सकते हो, तो मास के टर्म में लिख सकते तो लिखते, लिखो। क्या हो जाएगा, डेंसिटी की वैल्यू क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। वैसे किसी एक फॉर्म को याद रखो, दूसरा अपने आप याद आ जाएगा। ठीक है, मैं इसी को इज इक्वल टू कर देता हूं, 4/3, 4/3, ठीक है, पाई आर, पाई आर, पाई आर जी, क्योंकि रो के साथ तो मैंने गड़बड़ कर दी है कुछ, तो रो क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो दिस वॉल्यूम विल बी 4/3, आई थिंक आपको, सॉरी, अब तक तुम्हें स्फीयर का वॉल्यूम तो पता ही होगा, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ, कोई ऐसा ना हो जिसको स्फीयर का वॉल्यूम ना पता हो। सर स्मॉल एम होगा ना। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ। यस, सो
तो इसमें 4/3 पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 4/, क्योंकि कभी भी कोई फॉर्म, यहां पे ध्यान रखना मास जो है टोटल स्फीयर का है, अंदर वाले को मैंने एम डैश कर दिया बाद में, हाँ, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो 4/3 पाई कैंसिल हो गया, और क्या बचा रह गया, एक स्मॉल आर ऊपर बचा रह गया ना, तो फॉर्मूला आएगा फाइनली, इसको अलग से लिख देता हूँ, अलग से एम के टर्म में, ई इंटरनल पॉइंट पे है, इंटरनल पॉइंट पे स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी होगी, 4/3 पाई तो कैंसिल हो गया, तो जी एम स्मॉल आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। नीट वालों ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जेई वाले भी इसको सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एज अ फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली जब ये फॉर्मूले के सवाल आएंगे तो तुम डिराइव करने नहीं बैठोगे इतना, है ना, तो ये है। तो वैसे ये इतनी बार यूज करेंगे याद ही हो जाएगा। वैसे याद करने का तरीका देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड gm/r² होता है, तो नीचे अगर r क्यूब है तो ऊपर स्मॉल r से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डायमेंशनली तो सब सेम होना चाहिए ना, तो फॉर्म उसी तरह की होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर अच्छा बाहर के पॉइंट पे तो वही होगा, अगर एक्सटर्नल पॉइंट पे निकालना है तो वैसे ही ये पूरा मास सेंटर पे कंसंट्रेट कर लो, तो उसमें तो कोई दिमाग नहीं लगाना, तो एक्सटर्नल पॉइंट पे जैसा पहले था वैसा ही रहेगा, तो एक्सटर्नल पॉइंट पे नो चेंज, तो यू कैन से कि आई विल टेक डिफरेंट कलर, हाँ, एक्सटर्नल पॉइंट की वैल्यू मतलब जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज्यादा हो। नाउ स्मॉल आर को हम वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखना, स्मॉल आर को हम लोग वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। नाउ अब स्मॉल आर की वैल्यू अगर कैपिटल आर से ज्यादा है, अगर एक्सटर्नल पॉइंट है, थोड़ा सा मैं डायग्राम बढ़िया बना इसमें दिखा देता हूँ, वैसे तुम इसको समझ तो गई होगे, ये एक्सटर्नल पॉइंट है ना, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज्यादा है, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज्यादा है, तो उस केस में तो कुछ नहीं लगाना, पहले की तरह ही होगा, क्या होगा, gm/r², है ना, सारा मास सेंटर पे एज्यूम कर लोगे, तो gm/r², तो या तो शेल हो या कुछ भी हो, सॉलिड स्फीयर कुछ भी हो, चार्ज का कुछ भी हो, बाहर के पॉइंट पे फॉर्मूला सबका एक जैसा होता है, तो बाहर के पॉइंट पे सोचने की जरूरत नहीं, सबके फॉर्मूले एक जैसे होते हैं, बस इंटरनल पॉइंट पे अगर शेल है तो इंटरनल पॉइंट पे फील्ड 0 होगा, और अगर सॉलिड स्फीयर है तो इंटरनल पॉइंट पे फील्ड प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर होगा, इवन चार्ज भी है तब भी ऐसा प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर आएगा, बस उसमें कांस्टेंट्स की वैल्यू फर्क आएंगे, ठीक है। अभी इसको मैं कई बार डिराइव करने जा रहा हूँ आगे, मतलब गॉसेस लॉ से भी डिराइव करने जा रहा हूँ, और चार्ज के केस में भी दोबारा डिराइव करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। नाउ अब इसका बना लो ग्राफ, क्योंकि नीट वीट में ग्राफ भी, नीट में जब फॉर्मूला, अब तुमसे कोई फॉर्मूला तो पूछे, ऐसे इसमें तो फॉर्मूला ही पूछ सकते हैं, है ना, तो फॉर्मूला मगर वो पूछते नहीं है ज़्यादातर, ग्राफ व्राफ के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा पूछते हैं, ग्राफ हर जगह डाल देते हैं, सिंपल वाले ग्राफ, तो इसमें मैं ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब तक तुम्हें फॉर्मूला दिमाग में बैठ गया होगा कि अंदर के पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर है, और बाहर के पॉइंट पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ग्राफ यहीं पे थोड़ा सा ग्राफ को डालता हूँ, एक वर्टिकल लाइन खींचता हूँ, दिस इज माय वर्टिकल लाइन, मतलब वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाऊंगा, नहीं ग्रेविटेशनल फील्ड दिखाऊंगा, और इधर स्मॉल आर दिखाऊंगा, इज इट क्लियर? सो ये हो गया, इधर हो गया स्मॉल आर, स्मॉल आर तुम समझ ही चुके हो, सेंटर से डिस्टेंस, बार बार सेंटर से ही डिस्टेंस लेते हैं यहां पर, ठीक है। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का फायदा और लिया जाए और एक वर्टिकल लाइन और ड्रॉ की जाए, ऐसे, ठीक है। अब जैसे अगर तुम्हें शेल वाला ग्राफ याद हो, पहले ये तो लिख दो कि वर्टिकल एक्सिस पे क्या दिखा रहे हो, वर्टिकल एक्सिस पे हम क्या दिखा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड दिखा रहे हैं, है ना, फील्ड दिखा रहे हैं। तो अगर तुम्हें शेल का ग्राफ याद होगा तो अंदर तो शेल में फील्ड होता ही नहीं है, चाहे कोई भी हो, चार्ज की शेल हो, मास की शेल हो, अंदर तो होता नहीं है, यहां पे अंदर होता है, और अंदर का फॉर्मूला मैं एक बार फिर से लिखता हूं, तुम उसको अच्छी तरह से याद भी कर लो, अंदर के पॉइंट पे कोने में लिखता हूं, E इज इक्वल टू gm स्मॉल r डिवाइडेड बाय r क्यूब, gm स्मॉल r डिवाइडेड बाय r क्यूब। तो यहां पर
कैपिटल आर और जीएम ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये तो कोई नंबर होगा, कांस्टेंट होंगे, तो इनकी फिक्र नहीं करनी। यानी फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर होता है, मतलब फील्ड लीनियर हो गया। लीनियर का मतलब क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन हो गया, है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स जैसा ना, ई लीनियर फंक्शन हो गया, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगा। तो अंदर के पॉइंट पे फील्ड कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। तो स्ट्रेट लाइन होगा तो स्ट्रेट लाइन बना दो, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नहीं ऐसे नहीं बनाना, इससे बनानी पड़ेगी। तो अंदर के पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन बना दो, अंदर के पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन बना दो। कलर ठीक है, कम कलर वलर, चलो। और बाहर के पॉइंट पर तो ठीक वैसी होगी जैसा पॉइंट चार्ज का होता है, तो बाहर के पॉइंट पर तो सोचना ही नहीं है। कल मैंने एक बढ़िया सा वर्ड यूज किया था, एसिम्प्टोट, बड़ा प्यारा वर्ड है एसिम्प्टोट, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट तुम्हें याद होगा क्या होता है। यहाँ पे एसिम्प्टोट, कितने एसिम्प्टोट है ना, यहाँ पे एक एसिम्प्टोट है। कौन सा? एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस या आर एक्सिस। एसिम्प्टोट्स का मतलब है टच करने की कोशिश करो मगर कभी टच ना कर पाओ। बड़ा अजीब सा होगा, देखो अगर ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में हो जाए, किसी को छूने की कोशिश करो और कभी छू ना पाओ मगर लगातार पास आते रहो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, एसिम्प्टोट वर्ड भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये लाइन पास आती रहती है, फील करना इस चीज को, पास आ रही है, बहुत पास आ रहे हैं मगर कभी छू नहीं पा रहे, बहुत पास आ रहे हैं। मैथ्स, ऐसा मैथ्स भी हो सकता है। और ऐसा नहीं ये नीचे वाला दूर जा रहा है, चलो ठीक है, एक पास आ रहा है एक दूर जा रहा है, तब ना छू पाए तो अलग बात है। ये अपनी जगह खड़ा है, ये करीब वैसे हो गया, बड़ा इंटरेस्टिंग है इसको फील करना। एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, मैं उसके पास जा रहा हूं और लगातार हमारे और उसके बीच की दूरी कम होती जा रही है मगर मैं उसको कभी छू नहीं पा रहा हूं, ठीक है। तो ऐसा मैथ्स में हो सकता है, प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसा होगा नहीं कभी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैंने डेस्मो में दिखाया था, तुम्हें वो फीलिंग दिलाने के लिए याद होगा। कभी वो आप देखना शुरू के वीडियोस, वो अलग अलग नहीं थे मगर किसी बीच में होंगे, वो टाइम मेंशन कर देना, अगर किसी को मिल जाए तो वो टाइम कमेंट कर देना कि एसिम्प्टोट बताया था। तो यहाँ पे एक एसिम्प्टोट है, ये आर वाला एक्सिस, आगे जाके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बहुत यूज होता है ये सब ग्राफिंग। चलो आई थिंक इसको तुमने फील कर लिया होगा। तो यहाँ पे बनाना मुश्किल होता है, बस थोड़ा गैप दिखाना, कभी टच मत कराना, गलत हो जाएगा, है ना। इसको अगर टच करा दिया, इस पर टच करा दिया तो वो एसिम्प्टोट नहीं होगा, काट देगा एकदम से, ठीक है। खैर यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव आएंगे तो चेक करना पड़ेगा, ये मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है। कभी टच कर दिया तो काट देगा। ओके, आई होप यू गॉट इट, ग्राफ हो गया। तो यहाँ पर हम एक लिख भी दें कि यहाँ पर E इज प्रोपोर्शनल टू R है, मतलब लीनियर फंक्शन है ना, लीनियर फंक्शन है। इसमें फिर बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता है, स्लोप दे सकता है, बहुत कुछ, है ना, जो मर्जी हो। एंड E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है ना। इनफ 23।